ऑलराइट, लास्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था दैट वाज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब किस तरीके से हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं ट्राई कैच के थ्रू और कैसे फाइनली ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमने फर्स्ट 2 एग्जांपल्स के अंदर कवर कर लिया था। लेकिन अब अगर हमें यहाँ पे अपनी खुद की एक्सेप्शंस क्रिएट कर रही हैं, अगर हम अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ कस्टमाइजेशंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि फिक्स एक्सेप्शन ही आए। रन टाइम पर और भी कई तरीके की हमारे पास में एरर्स जनरेट हो सकती है। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को कैसे क्रिएट करके कैसे हैंडल करना है, उसके एग्जांपल हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेम एज ऑल द एग्जांपल्स HTML हेड टाइटल बॉडी टैग को स्टार्ट किया है, फॉलोड बाय स्क्रिप्ट टैग। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक मेंशन किया है। ट्राई ब्लॉक बेसिकली हमारा वो ब्लॉक है जिसके अंदर हम सस्पिशियस कोड मेंशन करते हैं जिसमें एक्सेप्शन आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने वर्किंग इंप्लीमेंट करवाई है बहुत ही सिंपल सी है। 2 नंबर का यूजर से इनपुट लेके मैंने उस पर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है। सिमिलरली अब यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 5 या 2 डिवाइडेड बाय 1 या 40 डिवाइडेड बाय 7 बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोनों में से किसी एक नंबर का जो मैं इनपुट ले रही हूँ उसे 0 इनपुट कर दूँ तो 0 तो कभी भी किसी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास में गड़बड़ हो सकती है, इनफाइनाइट या नॉट अ नंबर जैसा हमारे पास में आउटपुट आ सकता है। तो ऐसा नहीं आए तो रन टाइम पर एक एबनॉर्मल कंडीशन जनरेट हुई है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। अब टर्मिनेट नहीं करवाना तो उसे हैंडल करना पड़ेगा। तो कैसे हम अपनी एक्सेप्शन जनरेट करेंगे और उसे हैंडल करेंगे? तो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, var a एंड var b। अब यहाँ पे यूजर से मुझे इनपुट लेना है 2 नंबर्स का। यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स को काम में लेते हैं, प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर। अब यहाँ पे क्योंकि डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है और प्रॉम्प्ट का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है, तो दोनों नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करवाने के लिए मैंने पार्स इंट मेथड को काम में लिया। जो भी डेटा होगा इंट में कन्वर्ट होने के बाद ही वो a और b के अंदर असाइन होगा। अब यहाँ पे मैंने चेक किया है क्या इफ b इज इक्वल्स टू 0, मतलब यूजर ने b के अंदर 0 इनपुट कर दिया, तो हमें डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाना, हमारे पास में नॉट अ नंबर जैसा सिचुएशन आ जाएगा। तो अगर यूजर b के अंदर 0 इनपुट कर देता है तो मैंने यहाँ पे अपनी एक एक्सेप्शन जनरेट करवाई। देखिए, अगर यहाँ पे खुद ब खुद एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, जो प्री डिफाइंड सारे एक्सेप्शंस क्रिएटेड है उनके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली वर्किंग हो जाती है। लेकिन जब हम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं तो किस पॉइंट पर आके गड़बड़ हुई है, किस पॉइंट पर आके यहाँ पे अब हमें एक्सेप्शन थ्रो करवा के हैंडल करवाना है, वो हमें मेंशन करना पड़ता है, जिसके लिए हम काम में लेते हैं थ्रो कीवर्ड। अब इस थ्रो कीवर्ड के बाद हमें यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन थ्रो करवानी है, जो भी मैसेज हमें थ्रो करवाना है, वो हम डबल कोट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0 एंड री एंटर द नंबर। तो यहाँ पे जब एक्सेप्शन थ्रो की जाएगी और यूजर के पास में एक नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन मतलब ये मैसेज आएगा, तो वो समझ जाएगा कि उसने 0 इनपुट कर दिया है और 0 से डिवीजन नहीं हो सकता है। तो अपनी खुद की एक्सेप्शन को अगर हमें थ्रो करवाना है तो उसके लिए थ्रो कीवर्ड को काम में लिया जाता है। जावा के अंदर थ्रोज होता है, यहाँ पे थ्रो आएगा, ऑलराइट। लेकिन ये सिचुएशन तब है जब यूजर ने गलत डेटा इनपुट किया। अगर यूजर ने सही डेटा इनपुट किया है तो यहाँ पे इफ वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम आ जाएंगे एल्स वाले पार्ट के अंदर। अब यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा है एक और वेरिएबल दैट इज ans इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, और डिवीजन के बाद जो भी आंसर आएगा उसे मैंने अलर्ट करवा दिया है। तो यहाँ पे अगर डेटा सही इनपुट होता है तो प्रॉपर मैसेज प्रॉपर आउटपुट आ जाएगा, अगर गलत डेटा इनपुट है तो हमारी एक्सेप्शन थ्रो कर दी जाएगी। अब एक्सेप्शन जब थ्रो होती है, यानी कि ट्राई के अंदर यहाँ पे सस्पिशियस कोड लिखा है और हमारे पास में एक एरर आ चुकी है, तो कंट्रोल हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाता है? कंट्रोल हमारा शिफ्ट हो जाता है कैच ब्लॉक के पास में। तो यहाँ पे अगर कुछ डेटा आ रहा है तो उसे होल्ड करवाने के लिए भी कोई वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैच के साथ में मैंने यहाँ पे ई एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब इस कैच ब्लॉक के अंदर क्योंकि यहाँ पे बी के अंदर गलत डेटा इनपुट किया गया है तब हमारे पास में एक्सेप्शन आई है, तो मैंने यहाँ पे फिर से एक और बी वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर यूजर से इनपुट लिया है पर्सन फ्रॉम एंटर अ नंबर, और फिर से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है ans इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, और उसके बाद उस ans को मैंने अलर्ट करवा दिया है। तो अगर यूजर सही डेटा इनपुट करता है तो यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा, अगर गलत डेटा इनपुट करता है तो यहाँ पे हमारे पास में दोबारा से इनपुट लेके दोबारा से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है और फिर आंसर को हमें
डिस्प्ले करवा देना है। एक बार हम इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले मुझसे इनपुट मांगा गया है, तो मैं यहाँ पे 10 इनपुट कर रही हूँ और सेकंड के अंदर मैं यहाँ पे 3 इनपुट कर रही हूँ। सही डेटा मैंने इनपुट किया तो देखिए 3.33 एंड सो ऑन मेरे पास में आंसर आ गया है। अब हम एक बार और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे 5 इनपुट कर रही हूँ और सेकंड नंबर मैंने 0 इनपुट किया है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से मेरे से एक और बार नंबर मांगा जा रहा है, तो अब मैं यहाँ पे फिर से 4 इनपुट कर देती हूँ। तो दैट्स हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग। अब यहाँ पे अगेन मैंने यूजर को किसी भी तरीके का मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाया। अगर आपको मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था हम यहाँ पे मैसेज प्रॉपर्टी को काम में ले सकते हैं। तो अलर्ट ई डॉट मैसेज अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास तो ये मैसेज मैंने थ्रो करवाया है वो आ जाएगा। तो पहले मैसेज थ्रो होगा, फिर यूजर ओके बटन पे क्लिक करेगा, फिर वो इनपुट चाहे तो कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से भी वर्किंग आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। So that's how you can create a user defined exception और उसको हैंडल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब किसी को भी इस पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन ना, देखिए अब जावास्क्रिप्ट की हमने जितनी भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है, मैंने हमेशा से कहा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्म हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्म से कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ और वहाँ पे हमारे पास में कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, तो वहाँ पे भी अगर हम चाहें तो खुद के एक्सेप्शन को जनरेट करवा के वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई है उसमें सिंपली मैंने यहाँ पे 2 टेक्स्ट क्रिएट करे हैं, 2 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करी है और शो बटन के क्लिक पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई। देखिए यहाँ पे रोल नंबर और नेम, अगर मैं रोल नंबर की बात करती हूँ तो कभी भी किसी का भी रोल नंबर 0 या उससे कम नहीं हो सकता। नेम की तरह हम बात करती हैं तो मिनिमम 2 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं है तो शो बटन के क्लिक पे हमारे पास में स्पेसिफिक एरर निकल के आ जानी चाहिए, और अगर डेटा सही है तो शो बटन के क्लिक पे सारा डेटा एक मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो हमने उसको कैसे हैंडल किया उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहले तो फॉर्म क्रिएट करना है, तो HTML हेड टाइटल एंड बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर मैंने रोल नंबर टेक्स्ट लिखा है और फिर टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट जिसकी आईडी मैंने txt रोल सेट किया, फॉलोड बाय br टैग। उसके बाद नेम टेक्स्ट है और उसके बाद अगेन दोबारा से टेक्स्ट फील्ड, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल्स टू txt नेम, अगेन फॉलोड बाय br टैग। अब उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे शो बटन क्रिएट किया है जिसके क्लिक पे सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू शो, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू btn show अंडरस्कोर क्लिक। तो शो बटन के क्लिक पे मैंने इस फंक्शन को कॉल करवाया जो चेक करेगा सारा डेटा सही है या नहीं। नाउ मूविंग ऑन विद द स्क्रिप्ट टैग। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेरा फंक्शन है btn show click, जिसमें सबसे पहले मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस करके वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से मैंने txt रोल वाले टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी से उसको फेच किया है और rno नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। सेम गोज फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt नेम डॉट वैल्यू। तो txt नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी जो भी वैल्यू है वो मैंने गेट करवा के nm नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया है। अब यहाँ पे हो सकता है रोल नंबर में गड़बड़ हो या नेम में गड़बड़ हो, तो कहीं पे भी कुछ भी सस्पिशियस डेटा अगर हमारे पास में आ सकता है या हमारे पास में कुछ एरर आ सकती है, वो सारी चीजें हम ट्राई ब्लॉक के अंदर मेंशन करेंगे। तो इस ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पे चेक किया है कि रोल नंबर और नेम सही है या नहीं। सो इफ रोल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 0, कभी भी रोल नंबर 0 नहीं हो सकता और 0 से कम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही आता है रोल नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर यहाँ पे रोल नंबर कभी भी किसी भी सिचुएशन में 0 या उससे कम हो जाए तो मैंने यहाँ पे अपनी एक एक्सेप्शन थ्रो करवा दी है यूजिंग थ्रो कीवर्ड, और यहाँ पे जो मैसेज जाएगा दैट इज इनवैलिड रोल नंबर। अब मान लीजिए रोल नंबर यहाँ पे सही, नेम के अंदर गड़बड़, तो एल्स इफ nm डॉट लेंथ इज लेस देन 2, किसी का भी नेम 2 कैरेक्टर से कम का तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम 2 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। लेकिन अगर 2 कैरेक्टर्स नहीं है, कम है, 1 कैरेक्टर है, तो मैंने फिर से यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करवाया है दैट इज नेम इज टू शॉर्ट। अब ये चीजें सिर्फ तभी काम करेगी जब रोल नंबर या नेम के अंदर गड़बड़, रोल नंबर भी सही है और नेम भी सही है। तो मुझे क्या करवाना है, सारे डेटा को कंबाइन करवा के डिस्प्ले करवा देना है। तो यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट स्ट्रिंग फॉर्म कर ली है। रोल नंबर इज RNO से मैंने इसे कॉन्कैटिनेट करवाया है,
फिर मैंने इसे फर्दर कॉन्कैटिनेट करवाया /n नेम इज, और फिर से कॉन्कैटिनेट करवा दिया nm मैसेज के साथ में। तो रोल नंबर इज जो भी वैल्यू होगी, नेम इज जो भी वैल्यू होगी, सारे डेटा को कंबाइन करवा के मैंने ans नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया, और फिर अलर्ट डायलॉग बॉक्स की हेल्प से मैंने उस ans के अंदर जो भी डेटा है उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पर डिस्प्ले तो सिर्फ तभी होगा जब हमारे पास में डेटा सही है। अगर डेटा गलत है तो जो भी पॉइंट पर हमारे पास में एक्सेप्शन जनरेट हुई है, हमारा कर्सर, हमारा जो पॉइंटर है वो ऑटोमेटिकली कैच ब्लॉक पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इस कैच के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है ई विच इज आवर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैंने अलर्ट करवाया है वो एरर जो मेरे पास में निकल के आएगी। लास्ट प्रोग्राम में मैंने मैसेज को डिस्प्ले नहीं करवाया था, सिर्फ नंबर का दोबारा से इनपुट लेके डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करवा लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर अब मैसेज को डिस्प्ले करवाया अलर्ट एक्सेप्शन इज, जिसे मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया है ई के साथ। अब ई के अंदर क्या डेटा आएगा, ई के अंदर वो डेटा आएगा जो थ्रो के साथ में आपने मेंशन किया है, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज मेंशन करी। तो अगर डेटा सही आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो हमारे पास में ये प्रॉपर एरर मैसेज आ जाएगा। तो हम एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बिल्कुल सही डेटा ही इनपुट कर रही हूँ। रोल नंबर मैंने लिखा है 101 और नेम के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिया। ठीक है, अब शो बटन पे क्लिक पे देखिए रोल नंबर इज 101 एंड नेम इज जिया। सारा डेटा सही है, रोल नंबर 0 या इससे कम नहीं है और नेम भी 2 कैरेक्टर से ज्यादा का है, सब कुछ बिल्कुल सही। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा के अंदर चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज -4। अब फिर मैंने यहाँ पे शो बटन पे क्लिक किया तो देखिए एक्सेप्शन इज इनवैलिड रोल नंबर, मेरे पास में मैसेज आया। सिमिलरली अब यहाँ पे अब मुझे पता पड़ गया रोल नंबर में गड़बड़, तो मैंने यहाँ पे फिर नेम के अंदर चेंजेस कर दिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही लिख दिया एंड शो बटन पे क्लिक, देखिए नेम इज टू शो, फिर से ओके। अब यहाँ पे अगर हम सही डेटा इनपुट करेंगे और फिर शो बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर डेटा हमारे पास में चला जाए। सिमिलर टाइप की वर्किंग आप फॉर्म के साथ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो तब जब हम डेटाबेस पे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं या एक फाइल से डेटा दूसरी फाइल के अंदर भेज रहे हैं। सपोज आपने कोई वेब पेज या कोई वेबसाइट बनाई है जहाँ पे आप कस्टमर का फीडबैक ले रहे हैं या सजेशंस ले रहे हैं, तो उनका ईमेल एड्रेस, उनका जो पासवर्ड है वो सही होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट्स का होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे प्रॉपर एरर मैसेज आ जाए, अगर है तो फाइल से डेटा दूसरी फाइल के पास में चला जाए। तो यहाँ पे जब डेटा सबमिट हो रहा है उससे पहले वैलिडेशंस के साथ में अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। सारी चीजों को मिक्स करके भी आप सिंगल प्रोग्राम बना सकते हो, और अगर आपको कुछ और तरीका पसंद है, सिंपल वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी कर सकते हो, ट्राई कैच के साथ में इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो दैट्स हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग। जिस तरीके से सिंपल डेटा के साथ में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, सेम गोज विद फॉर्म्स एज वेल। This was our last example of exception handling. अब किसी को भी इस वाले पार्ट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम? All right then. Now, अब यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स सेम एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है। एग्जाम्पल्स हमारे ओवर हो गए हैं, सिर्फ कुछ 3 स्टेटमेंट्स है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं। देखिए, यहाँ पे अभी तक हमने जो कैच वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है, बेसिकली जो भी एक्सेप्शन आ रहा था हमने उसे कैच किया और यहाँ पे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाया। लेकिन हर बार हमारे पास में सिर्फ एक ही कैच ब्लॉक होगा ऐसा जरूरी नहीं। आई एम श्योर आपने बहुत सारी जो लैंग्वेजेस कवर करी हैं उनमें आपने देखा होगा कि मल्टीपल कैच ब्लॉक को भी हम मेंशन कर सकते हैं। अब मल्टीपल कैच ब्लॉक क्यों होते हैं? क्योंकि हर टाइप की वर्किंग के लिए हम लोग अलग अलग तरीके की हैंडलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का डेटा है और एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अब इंटीजर टाइप पे अगर मैं वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो कोई और एरर आ सकता है। मैं स्ट्रिंग टाइप पे वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो कोई और एरर आ सकता है। मैं एरे पे वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो कोई और एरर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने जावा में प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए हैं तो वहाँ पे एरर आया होगा, एरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन या अरिथमेटिक नंबर एक्सप्रेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन हम किस तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्शन जो है वो भी अलग अलग आ सकते हैं। अब हर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम कॉमन कोड लिखेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग और इंटीजर पे वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और जो मेरा गड़बड़ वाला डेटा है वो स्ट्रिंग है, इंटीजर वाला पार्ट बिल्कुल सही। अब स्ट्रिंग का भी जो एक्सेप्शन है वो आएगा तो इसी कैच ब्लॉक के अंदर, और मैंने यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, ये तो गलत हो गया। अगर स्ट्रिंग में गड़बड़ आ रही है तो उससे हैंडल करने के लिए प्रॉपर कोड होना चाहिए, अगर इंटीजर में गड़बड़ आ रही है तो उससे हैंडल करने के लिए प्रॉपर कोड होना चाहिए।
और अगर एरे आ रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर कोड होना चाहिए। तो कुछ भी एरर आ सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप अगर हमें वर्किंग करवानी या हमें एक्सेप्शंस के रेफरेंस पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी। एक्सेप्शंस के रेफरेंस का मतलब ये है कि मैं तब एक्सेप्शन थ्रो करवाना चाहती हूँ कि यूजर कोई ऐसे वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है जो क्रिएटेड ही नहीं, यूजर किसी ऐसे फंक्शन का नाम लिखा है जो क्रिएटेड ही नहीं, उस टाइप पर हमारे पास में रेफरेंस टाइप का एक्सेप्शन आता है। तो मुझे रेफरेंस एरर के केस में वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है। टाइप एरर, टाइप कास्टिंग से रिलेटेड कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट की है, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई है या डेटा सही तरीके से नहीं आया है, तब मुझे काम करवाना है स्पेसिफिकली एक ही केस के अंदर, तो टाइप एरर के रिस्पेक्ट में काम करना। सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारे तरीके की प्री डिफाइंड एक्सेप्शन होती है। तो कभी भी किसी एक एक्सेप्शन के रिस्पेक्ट में काम करवाना हो, किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में काम करवाना हो, तो वहां पर हम अलग अलग टाइप के कैच ब्लॉक मेंशन कर सकते हैं। कैसे होगा वो मैंने 3 एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा कैच कीवर्ड ही आएगा और फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम जहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट लिखते थे, अब वहां पे हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी कि हमें कब कैच ब्लॉक को हैंडल करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एक कैच, ये दूसरा कैच, ये तीसरा कैच और ये 4 कैच ब्लॉक मैंने क्रिएट करे। अब ये वाला कैच ब्लॉक इंटीजर के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है, ये वाला कैच ब्लॉक स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। ये वाला कैच ब्लॉक कब काम करेगा? जब मेरे पास में रेफरेंस टाइप का एरर आया है। अब यहाँ पे रेफरेंस टाइप का एरर कब आएगा, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, बहुत टाइम पहले जब हम डेटा टाइप, वेरिएबल्स, वैल्यू रिलेटेड कुछ इंप्लीमेंट कर रहे थे, तब मैंने आपको एक ऑपरेटर बताया था, दैट इज टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? वो ये बताता है कि वैल्यू का डेटा टाइप क्या है। आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू ले लो या कोई वेरिएबल ले लो, किस टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर है उसका डेटा टाइप को बताता है, वेदर इट्स नंबर और बुलियन और ऑब्जेक्ट और एड। तो सिमिलरली अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का टाइप पता लगाना है, देखिए आपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपने बुक क्लास बनाई, एम्प्लॉय क्लास बनाई, सिंगर क्लास बनाई, म्यूजिक क्लास बनाई, शेप क्लास बनाई, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं? तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि जो ऑब्जेक्ट मेरे पास में आया है वो कौन से टाइप का है, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या बनेगी? ई इफ ई इंस्टेंस ऑफ रेफरेंस एरर, यानी कि जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हमारे पास में आया है अगर वो रेफरेंस एरर टाइप का है तो ही ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं। सिमिलरली मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने जैसे अभी रोल नंबर और नेम के रिस्पेक्ट में काम करवाया, तो मैंने इफ एल्स इफ वाला पार्ट इंप्लीमेंट किया। हो सकता है मैंने एक ही ब्लॉक के अंदर सारी चीजें लिखी होती, इफ एल्स इफ वाला पार्ट ही मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया होता, तो किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग के रिटर्न होने पे मुझे कुछ काम करवाना है, तो अगर यूजर यहाँ पे क्विट प्रेस कर दे, यूजर यहाँ पे कैंसिल कर दे या कुछ और वर्किंग इम्प्लीमेंट करे, तब मुझे कुछ काम करवाना है, तो हम मैसेजेस को भी यहाँ पे कंपेयर करवा सकते हैं। तो कैच ई इफ ई ट्रिपल इक्वल्स टू क्विट। अब ट्रिपल ई जो है वो क्या कर, ट्रिपल इक्वल्स टू जो है वो क्या करता है, वो डेटा टाइप के साथ साथ वैल्यू का भी कंपैरिजन करता है। तो यहाँ पे जब हम एक्सेप्शंस को थ्रो करवा रहे हैं, तो उस थ्रो करवाते टाइम यूजर ने अगर क्विट को थ्रो किया है तो ही ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे है थ्रो नंबर डिवाइडेड बाय 0, अब ये डबल कोट्स में जो डेटा है वो तो क्विट से मैच ही नहीं हो रहा, तो फिर ये वाला कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। तो क्विट ही थ्रो हुआ है और क्विट को ही हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे अलग से कैच ब्लॉक बना रखा है। तो किसी एक स्पेसिफिक टाइप के एक्सेप्शन आने पर काम हो या किसी एक स्पेसिफिक मैसेज के आने पे हमारे पास में काम हो, तो अलग अलग कैच ब्लॉक आ सकते हैं। नाउ द लास्ट कैच, किसी मैसेज की बात नहीं कर रही हूँ, किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, मेरे पास में तो अगर रिटर्न टाइप स्ट्रिंग आ जाए तो मतलब गड़बड़। जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इंप्लीमेंट करवा रही हूँ a डिवाइडेड बाय b, तो इंटीजर होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए, स्ट्रिंग को थोड़ी आपस में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो तो गड़बड़ आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे परसेंट काम में ले रखा है तो वर्क बिल्कुल अच्छे से होगा, लेकिन अगर परसेंट काम में नहीं ले रखा होता तो प्रॉम्प्ट का रिटर्न टाइप तो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एक्सेप्शन आती, हमारा प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट हो जाता। तो हमारे पास में एक्सेप्शन तब हैंडल हो जब स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमारे पास आ रहा है या स्ट्रिंग वैल्यू की वजह से गड़बड़ हो रही, तो वो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा आ रहा है या नंबर आ रहा है या बुलियन आ रहा है, किसी भी टाइप के वैल्यू के डेटा टाइप के बारे में अगर हमें पता लगाना है, तो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर को काम में लेते हैं। तो इफ टाइप ऑफ ई ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे इस जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मेरे पास में आया है, इसके अंदर जो डेटा आया है, अगर वो स्ट्रिंग टाइप का है तो ही ये कैच ब्लॉक काम करेगा।
तो अगर हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स बनाते हैं और हमें हर एक कैच ब्लॉक में कुछ अलग कंडीशन मेंशन करनी है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर मल्टीपल नहीं है, सिर्फ एक ही वर्किंग है, तो एक ही कैच ब्लॉक में हम सारा डाटा मेंशन कर सकते हैं। अब एक और चीज, अगर आप यहाँ पे मल्टीपल कैच ब्लॉक क्रिएट करते हो तो पहले आपको वो सारे कैच ब्लॉक्स क्रिएट करने होते हैं जिनमें अलग अलग तरीके की कंडीशंस मेंशन होती है, और बाद में आपको वो कैच ब्लॉक लिखना होता है जो जनरलाइज होता है, मतलब जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती। जैसे कि आई एम श्योर आप सब लोगों ने जावा के अंदर इम्प्लीमेंट किया होगा, जिन्होंने पढ़ ली है उन्होंने, कि एक हमने कैच बनाया है फॉर अरिथमेटिक नंबर, एक हमने कैच बनाया फॉर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एक हमने बनाया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब इन तीन के अलावा भी अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो लास्ट वाला कैच ब्लॉक वो लास्ट में मेंशन हो। तो अगर मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हैं तो यहाँ पे पहले वो कैच आएंगे जिनमें अलग अलग कंडीशन है, और लास्ट में वो कैच आएगा जो जनरलाइज है, मतलब एंड में ये वाला काम तो करवाना ही करवाना है अगर ये तीन कैच ब्लॉक मेंशन या मैच नहीं होते हैं तो। अब कुछ इस तरीके से भी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो विद दिस हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो टॉपिक है वो ओवर हो गया है। अब इन लास्ट 3 स्टेटमेंट्स में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? सबको क्लियर सारी चीजें? और देन लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एग्जांपल। ना देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा दैट इज रिलेटेड टू द नेविगेटर ऑब्जेक्ट। अब जिस तरीके से हम लोगों ने विंडो, मैप, डेट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को कवर किया है, इवेंट ऑब्जेक्ट को कवर किया है, सिमिलरली हमारे पास में एक और ऑब्जेक्ट है दैट इज नेविगेटर। अब ये नेविगेटर का यूज क्या है? कभी भी अगर हमें ब्राउजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर पता लगानी है, ब्राउजर का नाम क्या है, कौन से वर्जन पे वो काम कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे है, ब्राउजर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें पता लगानी है, उन सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास में अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है नेविगेटर ऑब्जेक्ट के अंदर। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास में काम में आती है सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज को मेंशन किया। तो एक एक करके सारा डेटा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, एचटीएमएल है, टाइटल, बॉडी एंड स्क्रिप्ट टैग। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने मल्टीपल टाइम्स डॉक्यूमेंट डॉट टाइप को मेंशन किया है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट डॉट टाइप है उसके अंदर एक मैसेज है नेम ऑफ ब्राउजर, जिसे मैंने कॉन्कैटिनेट करवाया है नेविगेटर डॉट ऐप नेम से। अब यहाँ पे जो ये ऐप नेम प्रॉपर्टी है ये क्या करता है, जिस भी ब्राउजर को हम काम में ले रहे हैं उसका नाम रिटर्न करने का काम करता है। जो ब्राउजर है उसका नाम, अब जो गूगल क्रोम है, नेटस्केप रिलेटेड वर्किंग आती है तो यहाँ पे नेटस्केप हमारे पास में नेम रिटर्न होता है। अगर हम ओपेरा काम में लेते तो ओपेरा आता, अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ले रहे होते तो वहाँ पे फिर हमारे पास में कुछ और नेम आता। तो डिपेंडिंग अपॉन आप जो ब्राउजर काम में ले रहे हो उसका नाम अगर आपको पता लगाना है, इनबिल्ट जो नेम होता है दैट इज नेविगेटर डॉट ऐप नेम। अब यहाँ पे ऐप नेम का जो एन है इट इज कैपिटल, तो मैसेज के साथ में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी फॉलोड बाय बी आर। नेक्स्ट जो मेरे पास में डॉक्यूमेंट डॉट राइट है उसके अंदर एक मैसेज है वर्जन ऑफ द ब्राउजर, जिसे मैंने कॉन्कैटिनेट करवाया है नेविगेटर डॉट ऐप वर्जन प्रॉपर्टी के साथ। तो करंटली जो हम गूगल क्रोम काम में ले रहे हैं, जो ब्राउजर हम काम में ले रहे हैं उसका वर्जन क्या है, ये इसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अगेन तो प्रॉपर्टी अवेलेबल है, इसमें भी ऐप वर्जन का जो वी है इट इज कैपिटल, अगेन फॉलोड बाय बी आर। फिर से एक और बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, मैसेज है कुकीज आर इनेबल्ड, नेविगेटर डॉट कुकी इनेबल्ड। तो अगर कुकीज इनेबल्ड होंगी तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर कुकी इनेबल्ड नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो अगेन हमें चेक करना है, तो यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टी अवेलेबल है, कुकी इनेबल्ड में जो इनेबल का ई है अगेन इट्स कैपिटल। नेक्स्ट जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है दैट इज नेविगेटर डॉट प्लेटफॉर्म। करंटली हम कौन से प्लेटफॉर्म को काम में ले रहे हैं, विंडोज 32 है, विंडोज 64 है, कौन सा आपका प्लेटफॉर्म चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ जाती है इस प्रॉपर्टी के थ्रू, जिसे मैंने मैसेज के साथ भी कंबाइन करवाया है, प्लेटफॉर्म ने। अब यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने अलग अलग जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करवाया, ऐप का नाम, उसका वर्जन, कुकीज है या नहीं है, कौन सा प्लेटफॉर्म। अगर मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही स्टेटमेंट के अंदर चाहिए, एक ही प्रॉपर्टी को यूज करके चाहिए, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं नेविगेटर डॉट यूजर एजेंट। अब यहाँ पे यूजर क्या है, क्लाइंट, और क्लाइंट का मतलब ही होता है ब्राउजर। तो ब्राउजर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास में एक ही स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगी। अब एक एक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, अलग अलग डेटा अलग अलग जगह काम आ रहा है, तो आप अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को भी काम में ले सकते हैं।
एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेरा विंडोज है इट इज 32 बिट, तो यहाँ पे Win32 आया है और लास्ट में डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ब्राउजर, कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे पास पे निकल के आती है। तो ब्राउजर रिलेटेड कुछ भी डेटा अगर आपको प्रिंट करवाना है तो नेविगेटर ऑब्जेक्ट को हम काम में ले सकते हैं। देखिए ये जो टॉपिक्स हैं बहुत छोटे से हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम से रिलेटेड इनका ज्यादा यूसेज है, प्रैक्टिकल में इतना ज्यादा हम इसको काम में नहीं है। ऑलराइट, अब किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर किसी को कंफ्यूजन, चलिए मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जांपल। अगेन बहुत ही छोटा सा हमारे पास में एक नया टॉपिक है दैट इज लोकेशन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बहुत पहले स्विच केस के साथ में मैंने आपको विंडो डॉट लोकेशन से एक वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई थी। बेसिकली हमने क्या किया था, विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल्स टू इमेज का एक पाथ सेट किया। तो होता क्या था, जो हमारा एड्रेस बार है वहां पे उस इमेज का पाथ जाके सेट हो जाता था और वो ब्राउजर के अंदर जाके ओपन हो जाती थी। तो सिमिलर टाइप की वर्किंग अगर हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवानी है तो हम यहाँ पे लोकेशन ऑब्जेक्ट को काम में ले सकते हैं। अब इस लोकेशन ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं और कुछ मेथड्स भी हैं। तो यहाँ पे जो जो वर्किंग है मैंने उसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए 4 बटन को क्रिएट किया है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू शो। इस शो बटन के क्लिक पर मैंने btn शो क्लिक नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। अगेन इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू असाइन, और इस असाइन बटन के क्लिक पे मैंने btn असाइन क्लिक नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। नेक्स्ट अगेन मेरे पास में रीलोड नाम का एक बटन है जिसके क्लिक पर मैंने btn रीलोड क्लिक नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। एंड लास्टली मेरे पास में जो बटन है दैट इज रिप्लेस, जिसके क्लिक पे मैंने btn रिप्लेस क्लिक नाम के फंक्शन को कॉल करवाया। तो 4 बटन है और 4 फंक्शन। अब वर्किंग क्या क्या हो रही है वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे btn शो क्लिक नाम के फंक्शन की डेफिनेशन मेंशन की है। अब यहाँ पे btn शो क्लिक क्या करेगा, जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब इस प्रोग्राम का कंप्लीट पाथ क्या है, जो हम इसे ब्राउजर पे रन करते हैं तो किस तरीके के प्रोटोकॉल को यूज करके वर्किंग इम्प्लीमेंट करता है, वो सारी चीजें अगर हमें इम्प्लीमेंट करवानी है तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को काम में ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके पहले एक सिंगल मैसेज फॉर्म किया है और फिर उस मैसेज को मैंने अलर्ट करवाया है। तो अगर हमें यहाँ पे कंप्लीट पाथ पता लगाना है जो प्रोग्राम करंटली रन हो रहा है उसका, तो उसके लिए लोकेशन ऑब्जेक्ट की href प्रॉपर्टी को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल हम काम में ले रहे होंगे दैट विल बी फाइल, क्योंकि हम फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरी इस करंट फाइल का जो भी पाथ है वो कंप्लीट पाथ मेंशन हो जाएगा अलोंग विद प्रोटोकॉल, जिसे मैंने कंबाइन करवा दिया है इस मैसेज के साथ में दैट इज href। अब मुझे इसके साथ में एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी को काम में लिया है दैट इज लोकेशन डॉट पाथ नेम। अब पाथ नेम क्या करता है, पाथ नेम मतलब हमारे सिस्टम के अंदर इस फाइल का जो कंप्लीट पाथ वो हमें रिटर्न करता है। देखिए href पाथ भी रिटर्न करता है और प्रोटोकॉल भी रिटर्न करता है। अब मुझे प्रोटोकॉल से कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ लोकेशन बता दो कि कहाँ पर आपकी फाइल है, उसका कंप्लीट पाथ क्या है। उसके लिए हम यहाँ पे पाथ नेम प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं, जिसे मैंने कंबाइन करवा दिया है पाथ नेम मैसेज के साथ में। अब फर्दर कंकैटिनेशन ऑपरेशन है और मैंने लिखा है लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल। जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो ब्राउजर किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, कौन से प्रोटोकॉल को काम में ले रहा है, HTTP, HTTPS, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SNMP या SMTP, जो भी प्रोटोकॉल काम में ले रहा होगा उस प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन मेरे पास में आ जाएगी। तो href इज लोकेशन डॉट href, पाथ नेम लोकेशन डॉट पाथ नेम, प्रोटोकॉल लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल। सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ कंबाइंड होके मैंने असाइन करवाया x नाम के वेरिएबल के अंदर, जिसे मैंने एंड में अलर्ट करवा दिया। ये वर्किंग हो गई शो बटन के क्लिक। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास में असाइन बटन। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग लिख रहे थे विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल्स टू और इमेज का नाम, तो क्या हो रहा था, हमारे वेब एड्रेस, हमारा जो सॉरी एड्रेस बार है वहाँ पे इमेज का पाथ सेट हो रहा था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया था और इमेज वहाँ पे आके डिस्प्ले होने लग गई। अब यहाँ पे मुझे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लॉस नहीं करवाना, मेरे पास में ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि मैं बैक चली जाऊँ या फॉरवर्ड चली जाऊँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल्स टू के बजाय लोकेशन ऑब्जेक्ट के साथ में असाइन मेथड को काम में ले सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है लोकेशन डॉट असाइन और जो पाथ है दैट इज सी डॉट जेपीजी। तो जैसे ही मैं असाइन बटन पे क्लिक करूंगी जो एड्रेस बार होगा वहां पे इस इमेज का पाथ आ जाएगा और यानी कि मेरी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। अब इमेज डिस्प्ले होगी तो मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे गायब नहीं होगा, ओरिजिनल भी होगा और मेरे पास में इमेज भी आ जाएगी। तो मुझे सिंपली यहाँ पे बस बैक बटन को प्रेस करना है और मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगी, जो नॉर्मल केसेस में पॉसिबल नहीं। नाउ द थर्ड फंक्शन इज बीटीएन रीलोड क्लिक। अब यहाँ पे हमारे पास में रीलोड नाम का एक मेथड अवेलेबल है, अगेन लोकेशन ऑब्जेक्ट के साथ में। सिंपली क्या करता है, पेज को रिफ्रेश करने का ये काम करता है। तो हमारे पास में जो एरो बटन होता है उसको बार बार क्लिक करते हैं पेज को रिफ्रेश करने के लिए, एक्चुअली में रीलोड का काम भी करता है। Now, the last button is btn replace अंडरस्कोर क्लिक मेथड जो है मेरा मैंने क्रिएट किया है। रिप्लेस बटन पे क्लिक पे ये कॉल होगा। अब यहाँ पे मैंने लोकेशन डॉट रिप्लेस मेथड को काम में लिया है सी डॉट जेपीजी। अब लोकेशन डॉट रिप्लेस और लोकेशन डॉट असाइन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, अगर मैंने यहाँ पे असाइन मेथड को काम में लिया है तो मेरे पास में ऑप्शन होता है बैक जाने का। इमेज ओपन होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रहेगा, इमेज आ जाएगी, लेकिन बैक से हम वापस से ओरिजिनल पे जा सकते हैं। लेकिन रिप्लेस के केस में हमारे पास में बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। रिप्लेस क्या करता है, हमारे मेन प्रोग्राम को जो भी फाइल हमने यहाँ पे लिखी होगी उससे ये रिप्लेस कर देगा। तो बैक या फॉरवर्ड जाने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता। तो विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू जो हम मेंशन करते हैं वो एक्चुअली में ये लोकेशन डॉट रिप्लेस, हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करके वो इस इमेज को ओपन कर देता है। तो एक बार हम इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। ठीक, 4 बटन्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। सबसे पहले मैं शो बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए मेरे पास में HREFS फाइल और मेरा जो करंट डॉक्यूमेंट है जो पेज मैंने एग्जीक्यूट किया है उसका कंप्लीट पाथ आ गया है। फिर पाथ नेम के अंदर देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में फाइल नहीं है, सिर्फ पाथ आया है और प्रोटोकॉल के अंदर सिर्फ फाइल आया है। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी है वो आप करवा सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अगर मैं रीलोड बटन पे क्लिक करूंगी तो देखिए सिंपली यहाँ पे ये रिफ्रेश वाला बटन जो है वो बार बार देखिए प्रेस हो रहा है। तो पेज को रिफ्रेश करना हो तो रीलोड बटन। असाइन, असाइन क्या करेगा, हमारे वेब एड्रेस में चेंजेस इंप्लीमेंट हो गए हैं और इमेज मेरी ओपन हो गई। अब देखिए इस इमेज में मेरे पास में ये बैक जाने का ऑप्शन है, जैसे ही प्रेस करूंगी वापस से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करती हूँ तो देखिए अब यहाँ पे रिप्लेस के करने पे हमारी इमेज तो आ गई, लेकिन ये जो बैक जाने का बटन है वो डिसेबल। तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन आपको किस तरीके की वर्क इम्प्लीमेंट करवानी है, किस तरीके से एड्रेसेस को चेंज करना है, ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग असाइन एंड रिप्लेस। सो विद दिस हमारा लोकेशन ऑब्जेक्ट का जो एग्जांपल है वो कंप्लीट हो गया है। अब किसी को भी इस एग्जांपल के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल।